गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए वे जवानों, हम पढ़ रहे थे गति को, है ना। और गति में हम पहुंचे थे गति के समीकरणों तक। हमने दो विधि से समीकरणों को सोल्व कर लिया, है ना। एक तो हमने किया है ग्राफीय विधि से और एक हमने किया है कलन विधि से। अब यहां से एक पॉइंट लेके चलते हैं और आज की क्लास में अपन चलेंगे, देखिए 2D और 3D गति के समीकरणों पर। ध्यान से सुनना। असल में गति के समीकरण मैंने जो आपको लिखाए थे वो ये थे, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा लिखाया था x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा मैंने आपको लिखवाया था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे देखो, ये अदिश फॉर्मेट हैं। अदिश फॉर्मेट का मतलब ये सिर्फ वन डायरेक्शन के लिए लगते हैं। यदि आपको इसको 2D या 3D में लगाना है तो इसका सदिश निरूपण करना पड़ेगा, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। मतलब 2D का कैसे निकलेगा, 3D का कैसे निकलेगा, तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। हमें आज पढ़ना है द्विविमीय और त्रिविमीय। बेसिकली इसमें कोई नई चीज नहीं है, वही चीजें, विस्थापन क्या होगा, वेग क्या होगा, त्वरण क्या होगा, वही सारी चीजें यहाँ अपन निकालेंगे, लेकिन द्विविमीय में निकालेंगे और त्रिविमीय में निकालेंगे। समझ में आई कहानी? तो चलिए हेडिंग लगाते हैं आज के अपने टॉपिक की। और आज का अपना टॉपिक है द्विविमीय एवं त्रिविमीय गति। द्विविमीय एवं त्रिविमीय गति। टू डी एंड 3D मोशन। देखो अपन निकालेंगे 2D को और बाद में 3D के फॉर्मूले जो हैं वो 2D की तरह ही लिख देंगे। क्लियर है? तो चलो इस पार्ट में फर्स्ट हेडिंग इसी पार्ट में लगाते हैं। 2D गति में कण का विस्थापन, वेग, त्वरण। देखो हम इसको आपके किताब से लगभग जो है वो इस टॉपिक को वैसे ही अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन एक चीज मानते हैं, हमारे पास एक निर्देश तंत्र है, 2D का निर्देश तंत्र है। 2D का निर्देश तंत्र होने का क्या मतलब है? 2D का निर्देश तंत्र होने का मतलब है कि आपके पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ठीक है। आपके पास कोई कण है, कोई वस्तु है जो फिलहाल ए बिंदु पर स्थित है, और इस ए बिंदु के फिलहाल निर्देशांक है x1 y1। यदि ऐसा है तो ये वाला पॉइंट x1 है और ये वाला पॉइंट y1 है। समझ में आई बात? और मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इस कण की जो स्थिति है वो r1 है। सदिश रूप में लिखूं तो r1 वेक्टर। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये r1 वेक्टर क्या है, अपन ने तो कहीं डिस्कस किया ही नहीं। तो इसके लिए एक चीज समझिए, मान लीजिए r1 वेक्टर आप भूल जाते हैं कि r1 वेक्टर क्या चीज है, इससे रिलेटेड अपने को कोई कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। तो ध्यान से सुनना, मैं आपसे कहता हूं कि वो कण बिंदु ए पर है। यदि वो कण बिंदु ए पर है तो बताओ उसकी फिलहाल स्थिति क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी मूल बिंदु के सापेक्ष। तो आप कहेंगे कि देखो ये एक्स आई कैप पर है और वाई जे कैप पर है, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो ये इसकी पहले वाले की स्थिति होगी। समझ में आई बात? तो इस तरह से इसी चीज को
जिसको अपन सदिश में इसका स्थिति लिख रहे थे, फिलहाल अपन ने इसको एक नाम दे दिया कि इसकी स्थिति क्या है, R1 है। इसको बोलते हैं इस वस्तु का स्थिति सदिश R1 वेक्टर। क्लियर है? चलिए फिलहाल इसको यहां से हटाते हैं, अपने कोई काम का नहीं, बाद में लिखेंगे। तो शुरुआत में अपना जो कण था वो बिंदु A पर था, जिसके कोऑर्डिनेट थे x1 और y1। कुछ समय बाद ये कण घूमता फिरता, किसी भी डायरेक्शन में घूमता फिरता यहां तक पहुंच गया। चलो इसको इतना नहीं घुमाते हैं, बेचारे को दिक्कत हो जाएगी। इसको तो नहीं होगी, आपको हो जाएगी। मान लो ऐसे घूम के यहां चला, ऐसे घूम के यहां चला गया। फिलहाल ये कण कहां पर है, बिंदु बी पर है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। यदि ये x2 y2 है तो अपने हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है, जो x पर इसका प्रोजेक्शन है ये x2 है, और जो y पर इसका प्रोजेक्शन है वो y2 है। क्लियर है बच्चों? चलो अब ध्यान से देखिए, मैंने ये कहा है कि ये बिंदु A पर था और घूमते फिरते बिंदु B तक पहुंच गया। तो फिलहाल कौन सी स्थिति पर है? जब बिंदु A पर था तो उसको आपने R1 स्थिति नाम दिया था, और फिलहाल बिंदु B पर है। तो एक काम करते हैं, इसको इससे मिलाते हैं मूल बिंदु से। इसको मूल बिंदु से मिलाते हैं, और फिलहाल इसकी स्थिति, ये R1 वेक्टर है, मूल बिंदु से लिया, इसका इस डायरेक्शन में नाम दे दूं, और फिलहाल ये R2 वेक्टर है। समझ में आई क्या बच्चों बात है? ये पहली वाली स्थिति को अपन ने R1 वेक्टर नाम दिया है, और दूसरी वाली स्थिति को अपन ने R2 वेक्टर नाम दिया है। ये जो वस्तु है ये बिंदु A पर प्रारंभ में थी और घूमते घूमते बिंदु B पर आ गई, जिसका स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। सॉरी मैंने यहाँ 1 लिख दिया, इसको 2 कर देते हैं, R2 वेक्टर। ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी से कोई नई चीज नहीं आएगी, बहुत आसान चाहिए, कंफ्यूज होने की कोई आपको जरूरत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं बच्चों, बहुत इजी है ये, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बिंदु ए से बिंदु बी तक चला गया। हम स्थिति यानी सदिशीय भाषा में कहें तो जब वो प्रारंभ में बिंदु ए पर था तो उसका सदिश था R1 स्थिति सदिश, और जब बिंदु बी पर पहुंच गया तो उस स्थिति सदिश को हमने नाम दे दिया R2। क्लियर है? चलिए बच्चों, अब इस चीज को जो हमने ग्राफ में माना है वो अपन लिख लेते हैं। माना कि किसी समय t1 पर कोई कण बिंदु A पर स्थित है, कोई कण बिंदु A पर स्थित है जिसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर है। कुछ समय पश्चात T2 समय पर, जब समय बदलकर T1 से T2 हो गया, उस समय T2 समय पर कण बिंदु B पर है, जिसका स्थिति सदिश
R2 वेक्टर। इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अतः ये जो R1 वेक्टर था ये असल में क्या था, x1 i कैप प्लस y1 j कैप था, और ये जो R2 वेक्टर था ये क्या था, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ये दोनों स्थिति सदिश हो गई। इन दोनों समीकरणों को अपन नाम दे देते हैं 1 और 2। समीकरण 1 उसकी प्रारंभिक स्थिति को और समीकरण 2 उसकी अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करता है। समझ में आ रही बात? क्या प्रदर्शित करते हैं, ये प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं, जिसको अपन ने सदिश के रूप में लिख लिया। चलिए अब अपने को सबसे पहले इसका विस्थापन ज्ञात करना। तो पहले तो कण का विस्थापन होता क्या है, कण का विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी, तो ए से बीच की ये वाली दूरी। समझ में आ रही बात? तो ये जो मैंने ब्लू लाइन से ड्रॉ किया है ये हमारा विस्थापन है। ये ए से बी गया, इसलिए मैंने तीर की निशान भी ए से बी की तरफ ही दिखाया। सबसे पहले स्थिति R1 वेक्टर को देखो, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति ली जाती है, इसके लिए उसका तीर का निशान जो है वो मैंने मूल बिंदु से ए की तरफ दिखाया है। फिर बिंदु बी पे था तो R2 सदिश था, उस समय मैंने R2 सदिश की दिशा मूल बिंदु से बी की तरफ दिखाई है। और फिलहाल विस्थापन की अपन बात करें तो इसका विस्थापन हो जाएगा ये ए से बी, इसलिए मैंने इसको तीर की निशान में दिखाया, और इसको अपन डेल्टा आर नाम दे देते हैं कि ये आर में जो चेंज आएगा वो अपना विस्थापन है। तो ध्यान से देखो, कण का विस्थापन अपन ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ए ओ बी में सदिश योग के नियम से त्रिभुज का सदिश योग का नियम क्या कहता है बच्चों? त्रिभुज का सदिश योग का नियम कहता है कि सदिश योग का नियम ये कहेगा कि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं यदि दो सदिशों को निरूपित करती हैं तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उन दोनों के योग को व्यक्त करेगी। तो ध्यान से देखो, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि पहली क्रमागत भुजा है OA, ये देखते जाना ग्राफ में साथ में। दूसरी है AB, दोनों क्रमागत हो गई। तीसरी भुजा होनी चाहिए B से O, लेकिन नियम यह कहता है कि वो विपरीत दिशा में होगी तो इनके योग को दिखाएगी। तो इन दोनों के योग को कौन दिखाएगा? OB दिखाएगा। अब O से लेकर A तक का जो वेक्टर है उसको अपने R1 नाम दे रखा है। A से लेकर B तक का जो वेक्टर है उसको आपने डेल्टा R नाम दे रखा है, और OB का जो वेक्टर है उसको आपने R2 नाम दे रखा है। तो यहां से डेल्टा R यानी जो सदिश है वो आपको मिल जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 और R1 आपके पास लिखे हुए हैं, तो डेल्टा R बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। दोनों की वैल्यू लिख दी मैंने ऊपर से। यदि ऐसा है तो देखो डेल्टा R वेक्टर बराबर क्या बनेगा, x2 i कैप माइनस x1 i कैप, तो ये एक पद बन गया, और दूसरा पद बन गया y2 i कैप माइनस y1 j कैप। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा R बराबर फाइनली इसको लिख दूं तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 हमारे द्विविमीय गति में जो है विस्थापन को प्रदर्शित करता है। हालांकि ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक क्वेश्चन अपन ने किया था विस्थापन में, तब मैंने यही लिया था x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, वहां भी अपन ने यही किया था।
यहां सदिश के रूप में लिख रहे हैं, कोई नई बात नहीं। क्लियर है बच्चों? तो चलो देखो, यदि मैं आपसे ये कहूं कि इसका केवल मान ज्ञात करो, परिमाण ज्ञात करो, तो क्या होगा इसका परिमाण? मॉड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको भी आप समीकरण का नंबर 4 दे दो। समझ में आ रही है बात, है ना? तो असल में समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 अपने पास हो गए विस्थापन का सदिश और विस्थापन का मान। तो ये तो हो गया द्विविमीय में कण का विस्थापन। अब अपन ज्ञात करेंगे द्विविमीय में कण का वेग। कण का वेग, तो बच्चों कण का वेग क्या होता है? पहली बात तो यहां तात्क्षणिक वेग की बात नहीं हो रही, औसत वेग की बात हो रही। विस्थापन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर का मतलब समय का भाग देना है। वेग कहते हैं, अच्छा मैं ये परिभाषाएं बार बार इसलिए लिखता हूं डेरिवेशन में ताकि ये आपको याद हो जाएं, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएं। तो वेग जो है वो विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहते हैं। अपने पास यदि वेग का सदिश आपको ज्ञात करना है तो आपको निकालना पड़ेगा विस्थापन बट्टा समय। तो मैंने इसको निकाला, तो v वेक्टर बराबर डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी हो गया ये, ठीक है। तो v वेक्टर बराबर ये हो जाएगा, डेल्टा आर की वैल्यू अपने पास है, कितनी है? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप बट्टा डेल्टा टी। अपन एक काम करते हैं, ये x2 माइनस x1 असल में क्या चीज है? x कोऑर्डिनेट में परिवर्तन, तो इसको x कोऑर्डिनेट में परिवर्तन यानी डेल्टा x लिख लेते हैं। और ये क्या चीज है? y कोऑर्डिनेट में परिवर्तन, इसलिए इसको y कोऑर्डिनेट का परिवर्तन डेल्टा y लिख लेते हैं, और ये समय का परिवर्तन डेल्टा t। क्लियर है? अब अपन इस डेल्टा टी का भाग दे देते हैं, तो ये देखो कुछ यूं बनेगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी और आई कैप साथ में है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी और जे कैप साथ में। ये जो पहला नजर आ रहा है आपको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये एक्स में परिवर्तन की दर है, इसका मतलब ये एक्स का वेग है। और जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी है, ये वाई में परिवर्तन की दर है, यानी ये वाई में वाई का वेग है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, v वेक्टर बराबर एक्स में परिवर्तन यानी ये एक्स का वेग है, और ये y में परिवर्तन यानी ये y का वेग है। जरूरत पड़ने पर अपन इन दोनों को अलग अलग पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि v वेक्टर बराबर 2y कैप प्लस 3j कैप, तो ये y का वेग है यानी vx है, और सॉरी ये x का वेग है और ये y का वेग है यानी vy। ये इसके टुकड़े किए हुए सदिश में x और y के टुकड़े हैं, है ना? अब चाहे आप साथ में काम में ले लो, चाहे अलग अलग काम में ले लो, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो i के साथ है वो x का पार्ट है, और जो j कैप के साथ है वो y का पार्ट है। दो को मिलाकर ही तो द्विमीय बनेगी, 2D बनेगी। तो ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 5, जो कि वेग के मान को प्रदर्शित करता है, वेग के सदिश को प्रदर्शित करता है। और यदि इसी में आप v वेक्टर का मान निकालना चाहे तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 6। अब अपन निकालते हैं इसमें कण का त्वरण, कण का त्वरण निकालते हैं। अच्छा आप एक चीज और देखना, जो आपने इसके लिए लिखा है ना औसत के लिए, वही बाद में तात्क्षणिक के लिए भी सही है। यदि मैं इसको ऐसे निकालता तो ये उसके लिए भी बन जाता, तात्क्षणिक के लिए भी बन जाता। यदि मैं डेल्टा आर की जगह डी आर
अपॉन dt लिख देता तो भी ये निकल जाता, ये इसी फॉर्मेट में आता। तो आप एक ही चीज याद रखिए और फिर साथ में ये याद रखिए कि ये जो फाइनल रिजल्ट है ये औसत के लिए भी सही है और तात्क्षणिक के लिए भी सही है, दोनों के लिए सेम। अब अपन निकालते हैं कण का त्वरण। अच्छा, ये एक चीज और, वेग की दिशा यदि आपको कोण वगैरह पूछ ले तो एक वेग की दिशा और अपन इसमें निकाल लेते हैं। ग्राफ में चलते हैं और चीज समझाता हूं। मान लो आपसे ये कहता है कि यहां पर इस जगह पर वेग की दिशा बताओ, तो गया तो इस पार्ट में है ना, मतलब हमने तो विस्थापन सीधा ले लिया ऐसे भी, लेकिन गया तो वो इसी पथ से है जो हमने गोल गोल बना रखा। ये मैंने जो यहाँ पे मान लीजिए कि जो व्हाइट डॉट किया है, इस व्हाइट डॉट पर आपको इसकी दिशा बतानी है, तो व्हाइट डॉट पर आप स्पर्श रेखा खींचकर एक्स के साथ उसका कोण बता देंगे, कोण मिल जाएगा तो आपको दिशा मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, तो इसके लिए सीधा सीधा है कि वेग का जो एक्स टुकड़ा है उसको आप क्या कहते हो, वी cos थीटा कहते हो, और वेग का जो वाई टुकड़ा है उसको आप क्या कहते हो, वी sin थीटा कहते हो। तो यहां से आप इन दोनों का डिवाइड कर दो, v sin थीटा में आपने डिवाइड किया v cos थीटा का, हालांकि अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है। मतलब ये हुआ बच्चों, आपको यदि कहीं भी उसका वेग की दिशा या उसका कोण जानना हो तो आप उसके y वाले पार्ट में x वाले पार्ट का उस समय भाग दे दो तो आप उसका कोण आ जाएगा। यह अपना हो गया समीकरण नंबर 7, है ना। ये थोड़ा सा याद रखना, बेसिकली अपने काम का जो है वो ऊपर वाले पार्ट ही है, ये भी थोड़ा याद रखना, कभी कभी काम आ जाता है। तो ये हो गया वेग की दिशा। अब अपने को निकालना है कण का त्वरण। तो जैसे वेग निकाला वैसे त्वरण मिल जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि आपको त्वरण निकालना है तो आपको वेग में परिवर्तन बटा समय का भाग देना पड़ेगा। समझ में आई बात बच्चों? चलो देखो, तो ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो गया। वी का मान निकाल के रख दो। तो वी का मान आपने निकाला तो क्या है आपके पास, वी एक्स आई कैप, डेल्टा अपनी जगह है और वी का मान मैंने लिख दिया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है ना। डेल्टा को नहीं छेड़ा, वी की जगह उसका मान रख दिया। डेल्टा का मतलब होता है यहाँ परिवर्तन। ए वेक्टर बराबर क्या बनेगा, ये डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप बन जाएगा बट्टा डेल्टा टी, और इसको वैसे ही लिख देंगे अपन। ए वेक्टर बराबर डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो भैया ये जो पहले वाला पद है ये x के वेग में परिवर्तन की दर है, इसका मतलब ये x का डायरेक्शन का त्वरण हो गया। और ये जो दूसरा है ये y के वेग में परिवर्तन की दर है, मतलब वेग का वो हिस्सा जो y में था उसमें परिवर्तन की दर है, इसको y का त्वरण कहेंगे। तो ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 8 जो कि त्वरण को प्रदर्शित करता है। और यदि आपको त्वरण का मान चाहिए, सिर्फ परिमाण चाहिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो इस तरह से अपन ने 2D में कण की स्थिति क्या होती है, उसका विस्थापन क्या होता है, उसका त्वरण क्या होता है और उसका वेग क्या होता है,
ये सारा निकाल लिया। इन्हीं सूत्रों को अपन 2D की जगह 3D में भी रख देंगे। इन्हीं सूत्रों को अपन 2D की जगह 3D में कैलकुलेट कर लेते। तो 3D में अपन ने कैलकुलेट किया, तो हेडिंग लगाते हैं 3D का। 3D में ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे त्रिविमीय गति में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझा रहा हूँ। देखो 3D में अपन प्रारंभिक स्थिति जो R1 मानी थी वो वहां अपन ने मानी थी x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और 3D में होगा तो z भी मानना पड़ेगा, तो ये z1 k कैप आ जाएगा। और अंतिम स्थिति वहां हमने मानी थी R2 वेक्टर x2 i कैप प्लस y2 j कैप, इतना ही माना था। लेकिन यहाँ 3D में है तो तीसरा कोऑर्डिनेट भी लेना पड़ेगा, तो y2 k कैप। सबसे पहले अपन बात करें विस्थापन की, डेल्टा आर की, तो ये देखो R2 माइनस R1 ही बनेगा, और ये फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। भाई दो तो अपन ने सीखे ही कैसे आएंगे यहाँ तक, तो अब तीसरा कोऑर्डिनेट शामिल है तो तीसरा कोऑर्डिनेट वैसा का वैसे लिख दिया जैसे दो कोऑर्डिनेट आए थे। अपन अब वेग की बात करें तो v वेक्टर वहाँ आया था x1 i कैप प्लस y j कैप प्लस, और यहाँ तीसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा vz k कैप, z वाला भी आ जाएगा। और यदि अपन त्वरण की बात करें तो a वेक्टर बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये आ जाएगा, है ना। तो जो काम अपन ने 2D के लिए लिखा है वही काम जो है वो अपन 3D के लिए लिख सकते हैं, कोई बड़ा डिफरेंस इसमें नहीं। समझ में आ रही बच्चों बात? सीधी सीधी कहानी है कि 2D के लिए दो कोऑर्डिनेट काम आ रहे हैं और 3D के लिए उन्हीं को अपन ने 3 कोऑर्डिनेट में लिख दिया, z और शामिल अपन ने उसमें कर दिया। क्लियर है? अब सुनिए भैया, यहां तक अपन ने गति के पैरामीटर्स जितने भी थे वो पढ़े। गति के 8 पैरामीटर यानी 8 की फैक्टर थे। उसके बाद में हमने जो नया टॉपिक पढ़ा था वो गति के समीकरण थे, और उन्हीं गति के समीकरणों को आज हमने 2D और 3D के लिए लिख लिया। यहां तक गति के पैरामीटर कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपने को जो बेसिकली पढ़ना है वो एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कल की क्लास में अपन उसको डिस्कस करेंगे। वो है प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। 2D गति है, 2D का एक विशेष एग्जाम्पल है, आपके सिलेबस का लास्ट पार्ट है, लास्ट टॉपिक है। उसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के। तो ये बच्चों नेक्स्ट क्लास का मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन अपन पढ़ेंगे, है ना। प्रक्षेप्य गति बोलते हैं इसको, 2D गति का एग्जाम्पल है ये, द्विविमीय गति का एग्जाम्पल है, अपने को ये पढ़ना, ठीक है। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में जो है वो कैरी करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में।